हेलो एवरीवन। सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2017 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था, ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लासेस हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चला रहे हैं। सो आप लोग भी अपने रीड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इन वीडियोज़ के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम जितने भी अब तक रीड के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी सभी लैंग्वेज को सॉल्व करा रहे हैं। पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, और जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे भी सॉल्व करा रहे हैं और साथ ही साथ सेकेंड लैंग्वेज को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, अवयव संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी, वचन संबंधी। तो यहाँ पे अवयव से संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? इसके ऑप्शन है जीवन और साहित्य में निकट संबंध है। ऑप्शन नंबर बी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर सी जीवन और साहित्य का पास का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। तो जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशी की लोकत्ति होती मतलब कौन सी है? ऊँट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा लीटर आधा बटेर। मतलब कि जो वस्तु है वो तो बहुत कम है लेकिन उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो जो अनार है वो तो एक है लेकिन उसको मांगने वाले 100 बीमार हैं, उन सभी लोगों को अनार चाहिए। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कुछ भी असर ना होना, कठिनाई पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता का ध्यान बिना रखे हुए जैसे तैसे काम को निपटा देना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, ये एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्बोधन लिपि का उपभेद नहीं है, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी और अनुवाद। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद। जो अनुवाद है वो उद्बोधन लिपि का उपभेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसंग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस विधि में व्याकरण की जो शिक्षा होती है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। B.A. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम, मॉरिसन उपागम। तो जो बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने त्रिमुखी मूल्यांकन की बात की थी, तो उन्होंने क्या दिया था? मूल्यांकन उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द। तो विश्लेषणात्मक विधि में पहले शब्द सीख लिए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण कर करके उनको तोड़ तोड़ के देखा जाता है, तो क्या होता है? शब्द से वर्ण। जबकि जो संश्लेषण विधि होती है उसमें हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य सीखेंगे। लेकिन जो विश्लेषण विधि होती है वो संश्लेषण विधि की ही उल्टी होती है। इसमें पहले हम शब्द सीखते हैं, फिर उसके बाद उसको तोड़ के हम वाक्य वर्ड सीखते हैं। ऐसे हम वाक्य पहले सीख लेते हैं, फिर उनको तोड़ के उनके शब्द निकाल के सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि 31 का मानक रूप है, इसे 31 कहते हैं। ये एक बोनस क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी 31 राइट तरीके से नहीं लिखा हुआ है। ये जो 31 लिखा हुआ है ये भी रॉन्ग है। जो का आता है वो पूर्ण का आता है, ठीक है, ना कि आधा का आता है। तो ये कैसा है? एक बोनस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? तो जो वर्तनी का विधिवत ज्ञान है वो हमें प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। भाषिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्यय। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये मूल विषय वस्तु और प्रत्यय दोनों है। बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर कोमल सामग्री? जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसे हम केवल और केवल देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एक दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण या प्रमाणीकृत परीक्षण? तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जो परीक्षण होता है वो होता है प्रमाणीकृत परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या फिर प्रश्नों की व्यापकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रश्नों की व्यापकता इसका आशय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमझ समझ रहा है। वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। कैसे करेंगे? सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण व्यवहार रखेंगे, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप उसके साथ एम्पैथी का व्यवहार रखेंगे। ना तो आप उसे कोई दंड देंगे, ना तो आप उसे घर पर जाकर शिकायत करेंगे कि क्या पता उसे घर वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, उसे वो मारना पीटना शुरू कर दें। और ना ही उसे ये बोलेंगे कि बेटा जा, जैसा है वैसा रह, मित्रों के संग घूम, मौज मस्ती कर। नहीं, आप उसको प्रॉपर रूप में डायरेक्ट करेंगे कि बेटा तुझे क्या करना चाहिए और उसके संग एम्पैथी रखेंगे, ठीक है, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलान जो प्रश्न होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही प्रकार में आते हैं। मौन पठन का लाभ है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रित होकर ध्वनि का उच्चारण करना? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति होती है वो विकसित होती है मौन पठन के थ्रू। मौन पठन में क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को बोल बोल के नहीं पढ़ता है, बल्कि उसे मन ही मन पढ़ लेता है, इसमें आवाज़ नहीं निकालता अपने मुख से। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या फिर व्यापकता? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो आत्मनिष्ठा होती है वो अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा, क्रमबद्धता बनाना, सुगमता बनाना या फिर व्याकरण संपन्न कार्य करना? सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है ये भी एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। अब हमारे 51 से लेके 55 तक के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश पर आधारित है। तो पहले इस गद्यांश को हमें पढ़ना होगा और फिर इन आंसर को बताना होगा। चलिए इस गद्यांश को रीड कर लेते हैं। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबन व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंब का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन और डांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंब के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज तथा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होता है। अब देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं इस पैरा के। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो जो तिरस्कार शब्द है उसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? क्या वो व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, यर संधि या फिर गुण संधि? तो तिर्स प्लस कार, तो इसमें कौन सी संधि उपयुक्त हुई है? विसर्ग संधि। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधार, अवयवी भाव, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि? तो हीन भावना, भावना की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? हीन है। यहाँ पे एक शब्द विशेष है और एक शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। अपकर्ष, अपयश, अपकार, अवनति। तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर कार्य में आत्मनिर्भर हो, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच बोलने वाला। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति या फिर दौरान। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दौरान। बाकी जो ए, बी और जो सी ऑप्शन है वो एक देशी शब्द है या फिर आप कह सकते हैं वो सब तत्सम शब्द है। अब जो हमारे 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ पे आधारित है। तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर आंसर निकालते हैं। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योग के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ता है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि कभी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। सो ये हमारा पैरा था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। मतलब कि आपको ये बताना है कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, मतलब कि वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटने के लिए जो शब्द दे रखे हैं उन्हें आप संज्ञा के स्थान पर रखिए और देखिए जो क्रिया यूज़ हो रही है वो पुल्लिंग वाली यूज़ हो रही है या फिर स्त्रीलिंग वाली यूज़ हो रही है। जिस प्रकार की क्रिया होगी वो शब्द भी उसी प्रकार का होगा, मतलब कि पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि पहला शब्द है विनाश हो गया। गया जो शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग है। स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, अच्छी का, ना कि अच्छे का, अच्छा का। मतलब कि अच्छी किसके लिए यूज़ होता है, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर बी है वो ही असंगत है। स्थिति कैसे शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि वातावरण दूषित हो गया है, ये भी पुल्लिंग शब्द है। परिणाम अच्छा नहीं आया है, यहाँ पे अच्छा का यूज़ हुआ है और साथ ही साथ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा। आलसी, लिपि, दीवार या फिर जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। इसका लिपि और वचन किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, उपयोगिता में लाने वाला भाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, आज्ञार्थ वर्तमान या संभाव्य भविष्य। तो क्या है, सामने आएंगे, अभी आए नहीं है, संभावना प्रदर्शित की जा रही है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि संभाव्य भविष्य। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। जो चौराहा है उसका क्या अर्थ है आपको ये बताना है। 4 मंजिलों का भवन, वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। चारों तरफ देखने वाला, एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वो स्थान जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। और चौराहे में कौन सा समास है, द्विगु समास है। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। और इसके बाद का जो पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। बाय एंड हैव अ गुड डे।